हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आधे घंटे में वीडियो ख़त्म कर दूं, बट यू नो व्हाट, प्रोबेबिलिटी में ना क्वेश्चन ज़्यादा कराने पड़ते हैं, वरना बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो मे बी थोड़ी सी लेंदी और हो सकती है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 30 मिनट में ख़त्म हो जाए। हाँ। सो गाइस, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ पीएनसी के बेसिक्स पता होनी चाहिए, जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे अगर हमारे पास कोई भी ऐसे 10 थिंग्स है, ओके, हमारे पास कोई भी 10 चीज़ें हैं और अगर हमें इसमें से कोई भी 6 सेलेक्ट करनी है तो हम उसको लिखते हैं 10C6। मतलब हमने 10 में से 6 सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद अगर हमें उन्हें कहीं अरेंज करना है, मतलब ऐसा कहेंगे कि 10 बच्चों में से 6 बच्चों को उठा के सीट पे बिठाना है, जो सीट पे बिठाना है मतलब अरेंज करना है, तो उसके लिए हम 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो 10 से 6 होते हैं, इसको कैसे वो करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, वो होता है ऊपर आता है मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन में जो ये नीचे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में 10 - 6 फैक्टोरियल। इसका जनरल फार्मूला ये होता है, देखो, NCR का जनरल फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल एंड n - r फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया? ये इस तरह हम अरेंज करते हैं और इस तरह सेलेक्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी के पास, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट यार एक एक्शन होता है डैट हैव वन और मोर वेल डिफाइंड आउटकम्स, जिसके आउटकम्स होते हैं, जैसे कि टॉसिंग अ फेयर कॉइन, ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब हम पढ़ते हैं सैम्पल स्पेस क्या होता है। जो सैम्पल स्पेस होता है वो होता है एक टाइप का सेट होता है, जिसमें हम जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं उनको लिख देते हैं। जैसे हमने 2 कॉइन को टॉस करा तो जो सैम्पल स्पेस है वो आएगी हमारी HH TT HT TH, ठीक है। तो इसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। लाइक जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ, थ्रोइंग अ डाइस एंड गेटिंग इवन नंबर इज़ द इवेंट, ठीक है। मतलब जो समझ गए ना इवेंट क्या होता है। इवेंट मतलब जो करने के लिए हम बोल रहे हैं, एक टाइप से एक्शन ही कह लो, पर वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता, इवेंट होता है, ठीक है, जिसकी सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है, हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो कभी पॉसिबल ही ना हो, जैसे कि थ्रोइंग अ डाइस एंड गेटिंग 8 इज़ इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इसमें जो चीज़ हमें याद करनी है ना इम्पॉसिबल इवेंट में, वो है ये चीज़ कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़ीरो होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़ीरो होती है। श्योर इवेंट्स वो होते हैं इवेंट फॉर विच सबसेट इज इक्वल्स इज सैम्पल स्पेस इटसेल्फ, मतलब जिनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 1 होती है। मतलब जितने आउटकम्स आ सकते थे उतने उतने में से टोटल आउटकम्स भी उतने ही हैं। मतलब समझा दूंगी मैं आगे, ठीक है। श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट। इन्हें हम इक्वली प्रोबेबल भी क्या बोलते हैं। जैसे 2 इवेंट है हमारे पास, ए और बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट इफ़ दे चांसेस ऑफ अकरेंस इज सेम। अगर दोनों की आने वाले आउटकम सेम है तो हम उन्हें इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इस ये दो ऐसे इवेंट होते हैं जिनके अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे ना तो ज़ीरो आएगा। मतलब दोनों में से कॉमन लेंगे तो ज़ीरो आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। ए इवेंट कह रहा है कि सम ऑफ टोटल 10 मतलब जो सम है वो 10 आ रहा है, तो उसके लिए 4 6 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है। बी कह रहा है अ डबलेट इज ऑब्टेन्ड, मतलब 1 1 आ सकते हैं, 2 2 आ सकते हैं, 3 3 4 4 5 5 6 6। अब यहाँ पे भी 5 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 5 5 आ रहा है, तो ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ठीक है। अगर इसमें जो इस ए के अंदर जो चीज़ें आ रही है और बी के अंदर जो चीज़ आ रही है वो बिल्कुल ही अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन है ना वो ज़ीरो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो 2 इवेंट है ना उनमें सारी चीज़ें कॉमन आ जाए, मतलब जो उनका यूनियन है ना वो सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाए, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग इवन नंबर गेटिंग ऑड नंबर।
अब एक डाइस में ऑड और इवन नंबर ही तो होते हैं, तो अगर हम दोनों को यूनियन कर देंगे तो पूरा सैम्पल स्पेस ही बन गया ना हमारा। तो जो ए और बी है वो हमारे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताती हूँ। एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ, एक डाइस हमने उछाला, इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर 3 होते हैं और टोटल आउटकम्स उसमें 6 आ सकते हैं, है ना। तो 3/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई इवन नंबर की। और जो हमारी ये चीज़ हमें याद रखनी है, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 0 से 1 तक, मतलब 0 हो सकती है 1 हो सकती है, उनके बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट। मतलब इन दोनों का जो सम होता है ना कि कोई चीज़ हो रही है और नहीं हो रही है, वो 1 होती है, ओके। बाकी सारी चीज़ें वही लिखी है जो मैंने आपको पीछे अभी पढ़ाया। बस यहाँ पे एक चीज़ ये अलग लिखी है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है उनका इंटरसेक्शन 0 होता है, ये तो वैसे मैंने पीछे भी बताया। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का यूनियन 1 होता है, मतलब सैम्पल स्पेस के बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू एक क्वेश्चन भी आपको मैं समझा देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। एक ओल्ड मैन है, वो उसके वाइल डायलिंग अ 7 डिजिट नंबर आफ्टर डायलिंग, तो उसे कोई 7 डिजिट का नंबर हमें डायल करना है, ठीक है। जिसमें से वो कह रहा है 5 डिजिट तो उसने सही से मतलब डायल कर दी, मतलब ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। फिर वो कह रहा है ही सडनली फॉरगेट द 2 डिजिट नंबर बट ही रिमेंबर दैट द 2 डिजिट नंबर आर डिफरेंट। मतलब वो लास्ट की 2 डिजिट तो भूल गया, पर उसे ये याद है कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि सो ही रैंडमली डायल 2 डिजिट, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ही डायल द करेक्ट नंबर। तो करेक्ट नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। करेक्ट नंबर की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही हो सकती है, मतलब जितनी मिला रहे एक ही करेक्ट नंबर होगा ना। इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है ना वो है टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी पीएनसी यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे कि इस वाला, ये वाली जो डिजिट है, इसके पास कितनी चॉइस है, कितने नंबर होते हैं, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9, इतने नंबर हो सकते हैं, मतलब 10 नंबर हो सकते हैं। तो इसके पास 10 चॉइस है कि 10 में से कुछ कोई भी नंबर हम रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास जो ये वाला है, अब इसके पास यहाँ पे लिखा है ना कि दोनों नंबर डिफरेंट है, तो इसके पास कितने चॉइस बची, 9 चॉइस बची, क्योंकि यहाँ पे तो एक हमने यूज़ कर दिया। तो 10 × 9 90 टोटल आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो 1/90 हो गया। अब कुछ डाइस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो उसके लिए पहले आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ बैठ के भी निकाल सकते हो, बट याद कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये जो क्या लिखा हुआ है ये आपको समझ तो आ रहा होगा ना। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कहते हैं टोटल सम 2 होना चाहिए, तो उसमें फेवरेबल 1 आता है, 3 है तो 2 आता है, 4 है तो 3 आता है। ये ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक, 7 तक, और उसके बाद रिवर्स चलता है। और जो इधर वाला है, मतलब टोटल सम जो है वो, अगर 3 डाइस को थ्रो करें, टोटल सम 3 आ रहा है तो फेवरेबल 1 होगा, 4 आ रहा है तो 3 होगा। मतलब ये देखो प्लस करते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ से रिवर्स चला दे रहे हैं 8 से। अब हम पढ़ते हैं, अब इस पे मतलब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। जैसे हमें फर्स्ट पूछा है डबलेट का, ठीक है। 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं और डबलेट बताने हैं, कितनी डबलेट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेंगे। क्या क्या आ सकते हैं डबलेट, 1 1 2 2 ऐसे ऐसे करके 6 तक आ सकते हैं। कितने डबलेट हो गए, ये 6 हो गए, 6 डबलेट होते हैं। टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं 2 डाइस में से, 36, 6 × 6 36। तो ये कैंसिल होके 1/6 आ गई प्रोबेबिलिटी डबलेट की। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं इवन नंबर ऑन 1 डाइस और दूसरे डाइस पे ऑड आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, P = पहले तो 3C1, मतलब इवन में से एक आना चाहिए और दूसरे टाइप पे ऑड में से एक आना चाहिए, मतलब 3C1 लिख दिया। फिर हम प्लस लिखेंगे, प्लस फिर से इवन में से इवन में से एक आना चाहिए और एक ऑड में से आना चाहिए, है ना। तो इसको हमने इसलिए सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार लिखने की जगह, वरना अगर हम 2 नहीं लिखते तो मैंने बताया कि आप प्लस करके भी लिख सकते हो। अपॉन में 36 है तो इसे सॉल्व करोगे 18/36 आ जाएगा। अब आएगा ऑड नंबर ऑन बोथ डिवाइस, तो ये तो सीधे सीधे आ गया 9/36। समझ रहे हो ना कैसे आया ये, 3C1.3C1, मतलब पहले वाले पे भी और दूसरे वाले पे भी ऑड, अपॉन में 36। इवन का भी सेम ही रहेगा। अब देखो जो मैं पहले आपको बता रही थी ना वो इन टाइप के क्वेश्चन में काम आता है। जैसे यहाँ पूछे सम ऑफ नंबर इज़ लेस देन 7, 2 डिवाइस में, ठीक है, 2 डाइस में, सॉरी।
तो प्रोबेबिलिटी सम 2, सम 3, सम 4, सम 5 और सम 6 की हमें याद करनी पड़ेगी लेस देन 7 के लिए। याद नहीं है तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट याद होगी तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मेरे को तो याद, तो मैंने सीधे सीधे लिख दी 1 + 2 + 3 + 5 4 + 5 अपॉन में 36 = 15/36। ठीक है। सम ऑफ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। तो जितने प्राइम नंबर्स हैं उनकी कर लो, मतलब 12 से कम में, है ना। तो ये आ जाएगा। और ये क्या लिखा है, मल्टीपल ऑफ 2 वन डिवाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डिवाइस। तो मल्टीपल ऑफ 2, 2, 2, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है, फिर 4 के साथ 3 आएगा, 4 के साथ 6, फिर 6 के साथ 3 आएगा, 6 के साथ 6 भी आएगा, 3 के साथ 2 आ सकता है और 6 के साथ भी 2 आ सकता है। ये मतलब ऐसा उल्टा करके लिख रहे हैं अब इस वाले में, ठीक है। इनका ये उल्टा करके मैंने लिख दिया है कि अगर मतलब पलट भी तो सकते हैं ना उसको, कि पहले वाले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा लिखा है कि पहले पे और दूसरे पे ऐसा ऐसा आना चाहिए। इस पे लिखा है कोई भी एक डिवाइस पे आ जाए, 2 का मल्टीपल है और दूसरे वाले पे 3 का आ जाए, ठीक है। तो इन्हें गिन के 11 लिख लेंगे अपॉन में 36 आउटकम। ये भी सॉल्व हो गया। आते हैं कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि तुम अगर उनका सैम्पल स्पेस पहले बना लो और फिर उन्हें सॉल्व करो तो इजी रहता है। बाकी तुम पीएनसी से भी कर सकते हो, पर क्यों करना है जब हम सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लग रहा है, 2 मिनट बचा के कहीं जाना है हमने। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ हेड ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ टेल से। तो जो तुमने सैम्पल स्पेस बनाई है उनमें गिन लो, इसमें नंबर ऑफ हेड ज़्यादा है टेल से, इसमें भी ज़्यादा है, और किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, और इसमें भी ज़्यादा है। और किसी में नहीं ज़्यादा ना, तो 5 आ गए, 5/16। नंबर ऑफ 2 हेड्स अकर कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब 2 हेड साथ में आ जाए। ये तो देखो उन्होंने पीएनसी का यूज़ करा है, लेकिन अगर तुम पीएनसी यूज़ नहीं करना चाहते हो तो सैम्पल स्पेस पे जाके गिन लो कि नंबर 2 हेड्स अकर कॉन्जिक्यूटिवली, 2 हेड साथ में कब आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और कहाँ आ रहे हैं साथ में, 6, 7, 8, बस 8 आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 8/16 आ गया यहाँ पे, मतलब 16 आउटकम थे ना ये टोटल, तो 8/16। तो तुम सैम्पल स्पेस बना के कर लेना कॉइन बेस्ड क्वेश्चन को, इतने हार्ड नहीं होते हैं, या फिर पीएनसी से भी कर सकते हो अगर पीएनसी आती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कार्ड प्रॉब्लम्स। तो इसमें तुम याद करो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, हार्ट 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, स्पेड भी 13 होते हैं और क्लब भी 13 होता है। जो रेड होते हैं वो हार्ट और डायमंड होते हैं, टोटल 26 हो गए। और जो स्पेड और क्लब होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ये भी टोटल 26 हो गए। 23 क्यों लिखा है मैंने, 26 हो गए। फेस कार्ड या कोट कार्ड जो होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। फेस कार्ड तुम समझ रहे हो ना, वो वाले होते हैं, मतलब जैसे इस इक्के वाले को छोड़ दो तो वो सारे बचे हुए फेस कार्ड ही होते हैं। और ऑनर कार्ड मतलब 4K, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 एस, तो 16 हो गए। ऑनर कार्ड 16 होते हैं। बाकी इन पे बेस्ड क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही लोगे ना आराम से। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 कार्ड्स आर कोट कार्ड। कोट कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड, मतलब 2 कार्ड कोट कार्ड होने चाहिए। तो फेवरेबल में पहले हम सैम्पल स्पेस बना लेते हैं कि 2 कोट कार्ड हो गए, एटलीस्ट लिखा है ना यहाँ पे, तो 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 2 कार्ड का और 2 अदर, या फिर 3 कोट कार्ड 1 अदर, या फिर 4 भी कोट आ जाए हमारे पास। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे पास। तो पहले जो ये है इसको लिखते हैं, हम कैसे लिखेंगे, कोड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। तो 12 में से हमें 2 लेने हैं, तो 12C2 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे, और 2 अदर मतलब कोई भी फेस कार्ड, मतलब 52 में से 12 माइनस करो 40 बचेगा, तो 40C2 मतलब उनको छोड़ के, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे 12C3 डॉट 40C1 प्लस 12C4, और इन सबको ऐसे लिखेंगे, और अपॉन में 52C4 मतलब 52 में से कोई भी 4 कार्ड ले लो, है ना, कोई भी ले सकते हैं। तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। जानते हैं ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट क्या होता है। ऑड इन फेवर वो होता है जिसमें ऊपर आते हैं फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अपॉन में नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, लेट इट बी A/B। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट होती है नंबर ऑफ फेवरेबल अकाउंट अपॉन में टोटल, मतलब फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल।
और ऑड इन अगेंस्ट क्या होता है, ऊपर में अनफेवरेबल आते हैं और नीचे फेवरेबल आउटकम आते हैं, मतलब बी अपॉन ए हो गया। और नॉट हैपनिंग एट इवेंट की भी यही प्रोबेबिलिटी होती है कि ऊपर अनफेवरेबल अपॉन में टोटल। जैसे कि इसके ऊपर एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बैग है जिसमें 5 ग्रीन बॉल है, 4 वाइट बॉल है और उसमें से हमने 3 बॉल निकाल लिया है रैंडमली। फाइंड ऑड अगेंस्ट दैट ऑल ऑफ देम आर ग्रीन। ठीक है, वो ग्रीन होनी चाहिए और इसके ऑड अगेंस्ट बताना है। ऑड अगेंस्ट मतलब ऊपर अनफेवरेबल आना चाहिए और नीचे फेवरेबल। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ देम आर ग्रीन। अगर सारी की सारी ग्रीन हो तो मतलब 5 में से 3 लेनी पड़ेगी हमें पहले। 5c3 अपॉन में टोटल बॉल्स कितनी थी बैग में, 5 + 4 9, तो 9c3 मतलब टोटल आउटकम्स। इसे सॉल्व करके 5/42 आ जाएगा। अब हम इसमें निकाल दिए, तो हमने ऑल ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हम निकालते हैं ऑड अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी की ऑल ऑफ देम आर ग्रीन। नंबर ऑफ़ अनफेवरेबल कितने आएंगे कि जो तीनों हैं वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, मतलब 4c3 है ना। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसे माइनस भी कर सकते हैं, मतलब 42 में से 5 को माइनस कर दो अपॉन में 5 = 37/5। ये मैंने क्या करा, अच्छा मैंने ये इसको उल्टा कर दिया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ये इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पढ़ाया था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट इवेंट ये होती है। तो मैंने क्या करा, इसका पहले तो रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब अनफेवरेबल निकालने के लिए। तो 42 - 5 अपॉन में 5 = 37/5। ऐसे भी निकाल सकते हो या वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अब हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की कुछ थ्योरम्स। जैसे कि फर्स्ट आती है हमारे पास एडिशन थ्योरम। ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का जो यूनियन होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, इनका मतलब क्या है वो मैंने लिखा हुआ है, मतलब इस वाले इसका मतलब जो होता है यूनियन वाले का, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी, मतलब दोनों में से कोई भी एक हो जाए। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग वन इवेंट, हाँ मतलब एटलीस्ट वन इवेंट, दोनों भी हो सकते हैं और एटलीस्ट एक भी हो सकता है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी, मतलब दोनों इवेंट हो रहे हैं। सेकेंड थ्योरम ये कह रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए ओनली या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड नॉट हैपनिंग ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, तो मतलब देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ए हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए वाले में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, इसको सिंपल। थर्ड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी ओनली नॉट हैपनिंग ए। इसमें भी उल्टा ही है, बस ऐसे ही करा है इन्होंने कि ए के ऊपर ये डैश सा लगा दिया, पी बी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, सेम है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एग्जैक्टली वन इवेंट। तो एग्जैक्टली वन इवेंट के लिए होता है पी ए ये वाला स्लैश बी, पी प्लस बी ये वाला स्लैश ए इज इक्वल्स टू यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, एग्जैक्टली एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इसका एक और फॉर्मूला भी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस 2 बार इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो कि ए हो रहा है बी नहीं हो रहा है, ए नहीं हो रहा है और बी हो रहा है। ठीक है, ये जो हम ऊपर पढ़ रहे थे वही है ये, बस उनका कंबाइंड फार्मूला बना दिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नाइथर ए और ना ही बी, ना तो ए हो रहा है और ना ही बी हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस यूनियन, पूरा वही माइनस कर दो ना 1 में से, सिंपल। इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन में, और अगर हम इसे यूनियन में लिखा है तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन, आगे तो लिखा ही नहीं है मैंने, अच्छा इनमें से कोई भी वन होने की, तो वो होती है, मतलब अगर ए बी सी तीनों का यूनियन की प्रोबेबिलिटी है तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए बी वाला इंटरसेक्शन माइनस बी सी वाला इंटरसेक्शन माइनस ए सी वाला इंटरसेक्शन, और फिर तीनों प्लस कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम नोट में कुछ ज़रूरी बातें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं ना, जिनका इंटरसेक्शन हमने ज़ीरो पढ़ा था, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो जो उनका यूनियन होता है ना वो पी ए प्लस पी बी होता है। इसमें माइनस इंटरसेक्शन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो ज़ीरो है पहले से। और दूसरे में बोल रहे हैं अगर कोई पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव वाले में क्या पढ़ा था हमने कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उनके जो इंटरसेक्शन है ना वो सारे ज़ीरो होते हैं।
और जो इन सबका यूनियन होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट इज सेट टू बी इंडिपेंडेंट वन डज नॉट इफेक्ट हैपनिंग ऑफ अदर। ये सब छोड़ो यार, मैं सीधा तुम्हें फॉर्मूले बताती हूँ। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले। भाई जो पीछे हमने स्लैश पढ़ा था ना वो ऐसे वाला था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसे वाला स्लैश लगता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए व्हेन बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बी हो चुका है उसके बाद एक ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे में जो भी हाँ बाद में लिखा हुआ है ना वो उसके नीचे में आ जाता है। ठीक है, इसके ये भी मतलब ये वाले फॉर्मूले हैं, मतलब ए नहीं हो रहा है और बी हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसमें बस यही वाला फॉर्मूला लगा देना है, यहाँ पे भी यही लगा देना है, बस बी का नॉट हैपनिंग वाला लगाना है। ठीक है, और दोनों ही नहीं हो रहे तो ऐसा आ जाएगा, समझ गए ना मतलब। अब नोट में क्या लिखा हुआ है यार, अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए स्लैश बी जो है वो हमारा पी ए के बराबर ही आ जाता है। ठीक है, और अगर ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो पी ए और पी बी होता है, पी ए डॉट पी बी होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखना अच्छे से। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो, और अगर ए भी इंडिपेंडेंट है तो दोनों ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये भी और ये भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर प्रोबेबिलिटी ए हो गया जब बी हो चुका है और ए की ना होने की जब बी हो चुका है वो इज इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जनरल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी, मतलब दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी होती है पी ए डॉट पी बी बाय ए, मतलब बी होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है, और ये जो हो चुका है ये हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तुम ऐसे इस तरह से याद रख सकते हो। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर 3 का इंटरसेक्शन है तो क्या होगा, तो पी ए फिर पी ए वाला मतलब बी बाय ए वाला फिर सी अपॉन में इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अब बाकी तुम्हें ये कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन फॉर्मूलेज पे निकालने के लिए, जैसे कि पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, इंटरसेक्शन हमें निकालना, इंटरसेक्शन भी हमें दे रखा है, तो हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब तुम्हें फॉर्मूले तो पता चली गए, तो तुम खुद ट्राई करके देखना, नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। पीछे मैंने तुम्हें फॉर्मूले पढ़ाए हैं ना, उनका एक मैं वर्ड वाला एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि देखो अगर सीधे सीधे सब कुछ देंगे तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, है ना। तो एक बार इसमें बता देती हूँ कैसे सोचना है। अ डाइस एंड अ कॉइन आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस शोज अप कंपोजिट नंबर एंड कॉइन शोज अप टेल। ठीक है, पहले हम दो इवेंट बना लेते हैं, ए कह रहा है कि डाइस में कंपोजिट आना चाहिए और बी कह रहा है कॉइन पे टेल आना चाहिए। तो हम पहले दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, मतलब दोनों इवेंट होने चाहिए ना, तो एंड जहाँ पे आ रहा था तो वहाँ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो पी ए डॉट पी बी होगा, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं क्या, ये नहीं कर रहे हैं, तो ये तुम्हें पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पी ए क्या हो सकती है, मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर आ रहा है, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर, ओके जो प्राइम नहीं होते हैं, और एक डाइस में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, दो ही कंपोजिट नंबर होते हैं, 4 और 5। तो ठीक है, तो 2/6 हो गया, और बी मतलब टेल आ रहा है तो 1/2 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, आगे मैं तुमको ये वाले क्वेश्चन समझा देती हूँ, ये आ जाते हैं बोर्ड्स में, और इसमें अगर तुम वो वाले फॉर्मूले लगाओगे ना, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इसका ना थोड़ा इजी तरीका तुमको बताती हूँ, ये वाला तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें कह रहे हैं देयर आर बी क्लब्स ए बी सी, सॉरी 3 क्लब लिखा है मैंने, ए बी सी इन हरिद्वार विद 40 50 60 मेम्बर्स रिस्पेक्टिवली, 10 people are member of all 3 clubs। ठीक है, तो टोटल ए में 3 क्लब है, एक में 40 है, एक में 50 और एक में 60 मेंबर है। 10 लोग ऐसे हैं जो तीनों क्लब में हैं। ठीक है, मतलब जी तो 10 ही, मतलब जो तीनों क्लब में है 10 लोग ऐसे हैं, तो वो तो जी वाला है ना, तो जी तो हमें 10 ही दे रखा है। और ये कह रहे हैं 70 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक क्लब में है, मतलब या तो ए में होंगे या बी में होंगे या सी में होंगे, मतलब समझ रहे हो ना, ए प्लस बी प्लस सी हमें वो दे रखा है
70 और अ मेंबर इज रैंडमली सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही होल्ड द मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लब्स। एग्जैक्टली 2 क्लब्स का मतलब हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें निकालना है ई प्लस डी प्लस एफ, मतलब एग्जैक्टली 2 क्लब ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है ना, मतलब ये और ये 3 है ना, तो इन तीनों का ये निकालना है हमें। हमें पहले दे क्या रखा है, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, हमें 40। अच्छा ये तो पूरा ए का हमने बता रखा है ना, ऐसे ही इसका भी लिख लेंगे बी डी एफ जी 50 और सी ई एफ जी 60, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। नेक्स्ट हमें ये दे रखा है कि जी 10 है जो, और ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी हमें 70 दे रखे हैं, ठीक है। हमें ई प्लस डी प्लस एफ निकालना है। अब हमारे पास इतनी सारी इक्वेशन है, हम आराम से निकाल लेंगे। 1 2 3 इक्वेशन से हमारा डी प्लस ई प्लस एफ निकल जाएगा, और फिर उससे हम लोग क्या बोलते हैं, निकल ही गया बस, और क्या सॉल्व करना है। अब हमें टोटल निकालने हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो कितने हो गए, 105 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 25/105। समझ गए ना ये क्वेश्चन, मतलब इस तरह कर लो तो जल्दी हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, ये वाला समझो ज़रा। इफ़ अ डाइस इज थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कंपोजिट नंबर व्हेन इवन नंबर हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसमें हम वो लगाएंगे कंडीशनल, क्योंकि देखो एक वो हो चुका है, एक इवेंट हो चुका है और हमें दूसरे की बतानी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो हो चुका है उसको मान लेते हैं हम बी वाला इवेंट, तो जो हमें निकालना है वो है कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी 4/6, और सॉरी 4/6 नहीं, 4 और 6 आ सकते हैं ना, एक डाइस पे 2 कंपोजिट नंबर आ सकते हैं बस। और बी में कह रहा है कि वो इवन आ चुका है, मतलब 2 4 6, तो इसमें हम कंडीशनल वाली लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख देंगे, दोनों के इंटरसेक्शन में बस एक ही आ रहा है, 4 आ रहा है ना, नहीं 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो 2 के इंटरसेक्शन में 2 आ रहे हैं, और पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 3/6 है, 3/6 है, ये तो हमें दिख रहा है, और इंटरसेक्शन में 2 आ रहे हैं, 6 आ सकते थे, तो 2/6, तो ये हमारा सॉल्व होके 2/3 आ गया आंसर। गाइज अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट द टीचर टेक्स अ सरप्राइज टेस्ट इज़ 1/3 इफ़ अ स्टूडेंट रिमीन्स एब्सेंट फॉर 2 days देन। इन सब की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ही मिस्ड एग्जैक्टली 1 टेस्ट, उसने एक टेस्ट मिस कर दिया। तो सबसे पहले जो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी टेस्ट होने की वो है 1/3, और टेस्ट ना होने की हम 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। मतलब 1 में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो ना होने की आ जाएगी ना प्रोबेबिलिटी, वो आ गई हमारे पास 2/3, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमें और जो ये देखो यहाँ पे जो ए तो हमें पता चल गया, बी ये है कि इफ़ द स्टूडेंट इज़ एब्सेंट फॉर 2 days, तो मतलब ये देखो ना, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का कोई रिलेशन है आपस में, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, तो फर्स्ट ये कह रहा है ही मिस्ड एग्जैक्टली 1 टेस्ट, तो ऐसा हो सकता है कि पहले दिन टेस्ट हुआ और अगले दिन नहीं हुआ, प्लस ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले दिन टेस्ट नहीं हुआ और अगले दिन हुआ। तो ही मिस्ड एग्जैक्टली 1 टेस्ट, उस एक बस एक टेस्ट छुड़वाना है हमें, तो एक दिन तो हमें टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पी ए के ऊपर डैश जो भी है सॉल्व कर लेना, मतलब सॉल्व तो कर ही सकते हो ना, समझना ज़रूरी है। सेकंड में वो हमसे कह रहा है ही मिस्ड एटलीस्ट 1 टेस्ट, मतलब एक टेस्ट तो मिस करवाना ही है और उससे ज़्यादा भी हम करवा सकते हैं। तो पहले तो वही ऊपर वाले लिख लेंगे, है ना, कि एक दिन टेस्ट हुआ और अगले दिन नहीं हुआ, प्लस एक दिन टेस्ट नहीं हुआ अगले दिन हो गया, प्लस दोनों दिन टेस्ट हो गया, ठीक है। वो तो उसके कितने टेस्ट मिस हुए, तो ये पहले तो ये मतलब ये तो आप कर ही सकते हो कैसे है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ तो हमें पता ही है। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, 1 में से माइनस कर दो वो वाले दिन जिसमें दोनों में ही टेस्ट नहीं हुआ, फिर तो मतलब उसका एक भी टेस्ट मिस नहीं होगा ना, अगर दोनों में ही टेस्ट नहीं होगा, तो हम 1 ऐसे करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। और सी वाले में ही पूछ रहा है ही मिस्ड एट मोस्ट 1 टेस्ट, मतलब उसने ज़्यादा से ज़्यादा वो एक टेस्ट मिस कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई भी टेस्ट मिस ना करे। तो सबसे पहले तो हम कोई भी टेस्ट मिस ना करे वाला केस ले लेते हैं कि पहले दिन भी टेस्ट नहीं हुआ, सेकंड डे भी टेस्ट नहीं हुआ, प्लस
पहले दिन टेस्ट नहीं हुआ अगले दिन हो गया, प्लस पहले दिन टेस्ट हो गया अगले दिन नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी हम ये वाला फंडा लगा सकते हैं एटमोस्ट वाले में भी, कि 1 माइनस वो वाला दिन माइनस कर देते हैं जिस दिन दोनों दिन टेस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना। तो 1 में से माइनस कर देंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। अब गाइस और क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रैंडम वेरिएबल। इसको कैसे, इसका कॉन्सेप्ट मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। 2 cards are drawn successively with replacement from 52 pack of cards. Find the probability distribution of a number of aces obtained. तो इसमें क्या कह रहे हैं, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमने 2 कार्ड निकाले 52 में से और वापस रख दिए, ठीक है। तो इसमें पहले x लिख लो, x मतलब प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, ठीक है। और फिर वो होते हैं नंबर ऑफ़ आउटकम, मतलब आउटकम्स जो होते हैं। तो पहला कार्ड निकालने के लिए मतलब अगर वो एस आना चाहिए, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो अब पहले, सॉरी ये आउटकम नहीं है, ये ज़ीरो लिखा हुआ है मैंने, मेरा भी कुछ भी बोल रही हूँ मैं। ज़ीरो आउटकम्स के लिए कि एक भी एस ना है, तो 48/52 डॉट 48/52 मतलब पहले कार्ड पे भी एस ना है और दूसरी पे भी एस ना है, मतलब एस वाले को हमने माइनस कर दिया। अब कह रहे हैं एक दोनों में से एक पे एस आ गया, तो मतलब पहले वाले पे आ गया दूसरे पे नहीं आया, प्लस पहले वाले पे नहीं आया दूसरे पे आ गया, तो इस पे 4/52 डॉट 48/52 प्लस 48/52 डॉट 4/52। और इसमें है कि दोनों पे ये आ गया, तो 4/52 इंटू 4/52। अब इसका जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो समीशन ऑफ पी प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो हमेशा 1 होता है। तो यही कह रहे हैं कि ये जो सारे हमने लिखे हैं ना आउटकम्स, इनको एक एक करके यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद इज इक्वल्स टू 1 लिख देना है। तो ये रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है उस रैंडम वेरिएबल में। और हाँ, ये मतलब वैसे स्टैटिस्टिक और अगर कभी कभी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिक्स होके आ जाते हैं तो उनको ऐसे सॉल्व करते हैं। मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये होता है समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। और ये क्या लिखा है, वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस ऑफ, अच्छा म्यू ये माइनस लिखा है, माइनस मीन, और वेरिएंस में इसका जो स्क्वायर है उस माइनस में मीन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिग्मा होता है। यार ये पता है स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में मुझे तो नहीं लगता, शायद प्रोबेबिलिटी में ये भी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वैसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन वाले टेबल से। मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो मीन या वेरिएंस भी आएंगे इससे, जो कि फॉर्मूले तो मैंने बता ही दिए, बाकी तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। नेक्स्ट आती है हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बर्नौलीज ट्रायल भी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसके बाद आएगा इम्पॉर्टेंट, बायनोमियल ट्रायल। इसकी जो फॉर्मूला है ना, देखो बी के अंदर जो एन है वो है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स और पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और जो क्यू है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है, जो कि हमें पता ही है कि दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो 1 ही आएगा। बाकी ये तो वो है बायनॉमियल वाली इक्वेशन लिखी हुई है इन्होंने यहाँ पे। हाँ, इसके फॉर्मूले जो है वो ये याद रख लो, जो मीन होता है वो एन पी होता है, मतलब नंबर ऑफ़ ट्रायल, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वेरिएंस होता है एन पी क्यू, जो क्यू वाला है इसका मतलब मैंने बता ही दिया है पीछे, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट एन पी क्यू, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस आउट ऑफ एन ट्रायल्स इज एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये हमने उसमें भी पढ़ा है बायनॉमियल में लास्ट ईयर, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट आर इज़, एटलीस्ट आर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो, मतलब ये अरे मतलब खोलते जाते चले जाने हैं, जैसे बायनोमियल में खोलते हैं एन सी आर पी की पावर आर क्यू की एन माइनस आर, फिर एन सी आर प्लस 1 पी की आर प्लस 1, ऐसे मतलब खोलते जाना है जब तक एन ना आ जाए, ठीक है। बाकी ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस, तो इसमें से 1 माइनस कर दो 0 सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 सक्सेस, इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे और एन से लेके एन माइनस आर और एन माइनस आर तक जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है ना वो देख लो, मैं एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ आपको। इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस गेटिंग सम 7 इज़ कंसिडर्ड एज सक्सेस, ठीक है। तो पहले हम सैम्पल स्पेस बना रहे थे कि सम 7 कब कब आएगा, तो ये तो यार वैसे मैंने याद कर रखा है कि
छः पेयर बनने वाले हैं इसके, तुम बना के देख लेना। जैसे एक तो 4 3 हो गया, एक 3 4 हो गया, 5 2 हो गया, है ना, 6 1 हो गया, और उसका मतलब तो छः पेयर आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अब पूछा है कि इफ़ 10 पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 सक्सेस, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लेते हैं। सम ऑफ 7 6 बार आ सकता है 2 डिवाइस से, तो 6/36 करके हमारे पास पी तो आ गया है। क्यू निकालने के लिए हमें इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो फेलियर आ जाएगा, 5/6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 10 पेयर है और 6 सक्सेस हमें निकालनी है। तो वो जो पीछे मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है NCR वाला, वही लगा देंगे। 10C6 पी सक्सेस की पावर 6, फेलियर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 10 से 6। पी की पता ही है हमें, क्यू की भी पता ही है, और आप सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 8 सक्सेस आनी चाहिए, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 8 प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू 9 प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू 10 को हम लोग प्लस कर देंगे। मतलब 10C8 पी की पावर 8 क्यू की पावर 2 प्लस 10C9 पी की पावर 9 क्यू की पावर 1, और ये ऐसी है, ठीक है। समझ गए ना तुम लोग कैसे करना है। अगर जैसे 3 सक्सेस चाहिए हमें, तो उसके लिए 0 1 2 और 3 वाले को लेना पड़ेगा, और एटलीस्ट 1 सक्सेस चाहिए तो हम माइनस कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0 वाले को, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 वाले को। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, 100 बाइज्ड कॉइन्स आर, बाइज्ड कॉइन्स तो पता है ना तुमको क्या होता है, अनबैलेंस कॉइन्स पता नहीं होता है, कुछ भी आ सकता है। ईच फेलिंग हेड विद प्रोबेबिलिटी p आर टॉस्ड वन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 कॉइन्स शोइंग अप एंड head is equal to the probability of 51 showing heads, find p। अच्छा, तो हमें ये दे रखा है कि अगर 100 वाइज कॉइन्स को में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ 51 कॉइन्स शोइंग द हेड। अरे ये तो इजी है, तो कर ही लोगे यार तुम लोग, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्या आते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ये भी एक टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कैसे करने हैं, तो तुम इनको वैसे ही कर सकते हो, मतलब केसेस बना बना कर, ओके। और फिर आती है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बाइस थ्योरम, ठीक है। ये मेरी फेवरेट है, इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। इसका वैसे फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/B इज इक्वल्स टू P/B/A। P/B/A का मतलब समझते हो ना कि A होने के बाद B की प्रोबेबिलिटी, और P/B प्लस P/A/B1 प्लस P/A, मतलब जितने भी होंगे ना उतने। चलो, अरे यार मैं तुमको ना उससे क्वेश्चन से समझाती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। If there are 2 bags, in bag 1 there are 5 red and 4 black balls, और bag 2 में 6 red है और 5 black balls हैं। If bag is selected randomly and a ball is drawn, and if ball is red, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इट कम्स फ्रॉम बैग 1। तुम्हें पहले ये डाल लो कि ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे बाइस थ्योरम लगानी है कहाँ पे नहीं। तो इसमें देखो, पहले तुम्हें ये तो बता ही दिया है कि रेड, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन में तुमसे रेड की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, यहाँ तुम्हें पहले ही बता दिया है कि जो रेड है वो आ रहा है, तुम्हें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बैग 1 से आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये देख, तुम समझ जाओगे क्वेश्चन देख के, समझ मतलब जैसे यहाँ पे समझ सकते हो ना। एक क्वेश्चन और कराऊंगी, इससे तो तुम पक्का समझ ही जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहना चाह रहा है कि बैग 1 से रेड आ रही है, ठीक है। तो इस पहले बैग 1 सेलेक्ट करने के लिए 2 बैग है, ठीक है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो इसकी 1/2 हो गई, इस इधर से सेलेक्ट करने की 1/2 हो गई। तो बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, इनटू में रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बैग 1 से, 5 रेड है इसमें, और टोटल 9 बॉल्स है, तो 5/9 हो गई, अपॉन में 1/2 इंटू 5/9, जो मतलब यहाँ लिखा है वही वापस यहाँ पे लिख देंगे, प्लस जो जो दूसरे बैग से भी तो रेड आ सकती है ना, नीचे टोटल लिखते हैं ना, तो दूसरे बैग की 1/2 प्रोबेबिलिटी इंटू 6/11, मतलब 11 बॉल्स है टोटल, 6 रेड है बैग 2 में, तो इसलिए। फिर तो हमें सॉल्व भी करना है, सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं तुमको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ मैन स्पीक 3 टाइम्स ट्रुथ आउट ऑफ 4 टाइम्स, ठीक है, 4 में से 3 बार वो ट्रुथ बोल रहा है, ठीक है। ही थ्रो अ डाइस एंड रिपोर्ट
6 कम्स देन फाइंड, वो एक डाइस थ्रो करता है और रिपोर्ट करता है कि 6 आ रहा है, मतलब वो तुमको पहले से ही दे दिया है कि क्या आ रहा है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 कम्स, या तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 6 सच में आ रहा है या नहीं, मतलब पता करना है कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है 6 आने की वो कितनी है। सबसे पहले वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो 3 बार तो वो सच बोल रहा है 4 में से, तो 3/4 सच सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। इनटू में 1/6 इसलिए क्योंकि मतलब इस एक डाइस पे एक ही बार, मतलब एक ही उस पर 6 लिखा होता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। अपॉन में कि वो सच बोल रहा है और ये मतलब यही कॉपी कर देना है, प्लस वो एक झूठ बोल रहा है और उस पर 6 भी नहीं आया है, मतलब 5/6। तो इसे सॉल्व कर लेना, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इससे तुम ये तो समझ ही सकते हो कि कहाँ पे बाइस थ्योरम लगानी है और कहाँ पे नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ट्री डायग्राम आता है, तो इस वो मैं समझाऊँ या ना समझाऊँ यार, चलो समझा ही देती हूँ, ठीक है। वैसे तो है हमने 10th में बनाया था, याद है वो HT वाला, तो ये थोड़ा वैसे ही है कुछ, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बैग इनिशियली कंटेन्स 1 रेड बॉल 2 ब्लू बॉल्स, ठीक है। A trial consists of selecting a ball randomly, noting its color and replacing it together with an additional ball of same color, ठीक है। Given that 3 trials made, find the probability। ओके तो इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो पहले तो क्या कह रहा है वो समझ में आ गया तुम्हें क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक बैग में एक रेड है और 2 ब्लू बॉल है, और जो उसमें से ना हम कोई भी रैंडम बॉल निकाल रहे हैं, उसका कलर देख रहे हैं, और जिस कलर की वो बॉल आ रही है ना, सेम वैसी कलर की एक और बॉल उसमें डाल रहे हैं, जो निकाली है वो भी वापस डाल रहे हैं और सेम वैसी कलर की एक और बॉल डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल इज़ ड्रॉन, ठीक है। पहले तो हम ट्री डायग्राम बनाना सीखते हैं, ठीक है। एक बैग था, एक रेड थी, उसमें 2 ब्लू थी, ठीक है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, 1, हाँ 1/3, 1 मतलब एक रेड है और टोटल 3 बॉल है, तो उसकी 1/3 हो गई प्रोबेबिलिटी। ब्लू आने की 2/3 हो गई। अब रेड जो है, अगर अगर रेड आई है तो उसने रेड कलर की एक और बॉल डाली होगी, तो इसमें 2 रेड हो गई और 2 ब्लू बॉल हो गई। अब उसमें क्या बोलता है, बैग में, इस वाले बैग में, है ना। और अगर ब्लू आया तो एक रेड ही रहेगी और एक और ब्लू डाल दी तो 3 ब्लू बन जाएगी। फिर कह रहे अगर फिर से रेड आ गया तो इसकी अब यहाँ पे देखो ना रेड की, अब यहाँ पे इस बैग में 2 रेड है और टोटल 4 बॉल है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4। और अगर रेड आई है तो हम फिर से एक और रेड बॉल डाल देंगे तो 3R/2 भी बन गया। और यहाँ पे अगर ब्लू आई तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 2/4 ही आएगी, और रेड तो जितने उतने ही रहेंगे, ब्लू एक और बढ़ा देंगे 3 भी बन जाएगा। और ऐसे ऐसे यहाँ पे भी करना है कि रेड आया ब्लू आया, तो ऐसे ऐसे चलते जाना है, ट्री डायग्राम पूरा बन जाएगा, ओके। तो अब हमें यहाँ पे बतानी थी एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल इज़ ड्रॉन, मतलब एक ब्लू बॉल हमें निकालनी है, तो हम इसकी मदद से निकालेंगे। तो 1 माइनस हम माइनस कर देते हैं वो सारे में जिसमें हमें, मतलब 3 ट्रायल बनाए थे ना, तो हमने यहाँ पे 3 ट्रायल बनाए हैं, देखो पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल। तो हम माइनस कर देते हैं कि किसी भी ट्रायल में ब्लू बॉल नहीं आई है 1 माइनस से, तो हमें वो मिल जाएगी ना कि एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल इज़ ड्रॉन। तो जिसमें भी, इसमें भी ना आने की वो क्या है, 1/3, 2/4, और एक मिनट में क्या बोल रही हूँ भाई, ब्लू बॉल नहीं आने की ना, सॉरी, ठीक है। 1/3, 2/4 और यहाँ पे क्या लिखा है 3/5। हाँ तो ऐसे कर देंगे तो हमें एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल इज ड्रॉन, मतलब एग्जैक्टली एक ही ब्लू बॉल निकलनी चाहिए, उसके बाद नहीं निकलनी चाहिए। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले वाले में रेड निकल जाए और फिर अगले वाले में, मतलब पहले वाले में रेड निकले, दूसरे में भी रेड निकले और लास्ट वाले में ब्लू निकल जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में रेड आए, फिर ब्लू आए, फिर रेड आए। प्लस ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले ब्लू आए, फिर रेड आए और फिर रेड आए, क्योंकि बस एक बार ही हमें लानी है ब्लू, एग्जैक्टली 1 बोला है उसने। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से देख लेंगे। पहले में रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, वहाँ कह रहे हैं सेकंड में रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 2/4, और उसके बाद कह रहे हैं थर्ड में ब्लू आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो ऐसे ही यहाँ से आप देख देख के इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कह रहा है कि गिवन दैट 3 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, ठीक है, मतलब जो भी बॉल निकल रही है सेम कलर की निकल रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल रेड, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो तीनों ही रेड आए,
ठीक है, मतलब ये वाली। तो इसमें हम बाइस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि देखो पहले हमें वो तो बता दिया कि रेडी आने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें बायस थ्योरम लगाने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि हाँ, रेड ही आना चाहिए पहले तो। 1/3 इंटू 2/4 इंटू 3/5, मतलब यहाँ से देख सकते हो ना, 1/3 2/4 3/5। और अपॉन में जो ये लिखा है वापस ये लिख जाते हैं, और प्लस में कि मतलब तीनों में ब्लू आ जाए, मतलब ब्लू आने वाली लिख दो। ये है ना ब्लू आने वाली, 2/3 है, 3/4 है और 4/5 है। हाँ यही है। तो इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ बेफालतू में, वीडियो और लंबी होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो गाइस। इस चैप्टर में मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग खुद प्रैक्टिस करो। जो 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 कॉन्सेप्ट इसमें थे वो सारे तो मैंने समझा ही दिए हैं।